So today we are here to going to discuss about our next cell organ which is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो इससे पहले हमने सेल न्यूक्लियस को देखा हुआ था, है ना। और सेल न्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक सा बात वापस से रिवाइज करते हैं। जैसे सेल न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेंटर में होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ना। अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसको इनर मेम्ब्रेन और बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम न्यूक्लियस एनवेलप कहते हैं। इतना बात तो ध्यान में है। इसके बाद अब देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा एक कह सकते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन से ही बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में सेल न्यूक्लियस से लेकर के अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ एक स्ट्रक्चर है। मतलब सेल न्यूक्लियस से लेकर के अपना सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन का ही बना हुआ एक स्ट्रक्चर है ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये देखने में कुछ ऐसा और ऐसा दिखाई देता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का दिखाई देता है, एक तो ऐसा, एक ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्स जैसा होता है और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ना। इसको ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर कह सकते हैं और ये ब्रांच जैसा फैला हुआ होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि ये दूसरा हिस्सा जो है ये फ्लैटर्न होता है, थोड़ा चपटा होता है और लंबा लंबा सा होता है, ऐसा दिखाई देता है। तो इस हिस्से को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो हिस्सा है इसको स्पेशल नाम दिया गया है, इसको सिस्टर्ने कहते हैं। जैसे इसको ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर कहते हैं वैसे इसको सिस्टर्ने कहते हैं। सिस्टर्ने देखने में कुछ ऐसा होता है ना। देखने में ऐसा होता है, चिपटा होता है, लंबा लंबा सा होता है, जैसे कि एक पिच का हुआ गुब्बारा। अब इसमें ये जो होता है हमारा सिस्टर्ने, ये एक इंट्रासेलुलर स्पेस क्रिएट करता है। मतलब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक इंट्रासेलुलर स्पेस बनाता है। इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब है जो अंदर के ओर का लेयर है और ये जो बाहर का लेयर है, इन दोनों के लेयर को अलग अलग हम नाम से जान सकते हैं या कह सकते हैं। मतलब अंदर का जो लेयर होता है उसको हम लोग ल्यूमिनल लेयर कहते हैं, ठीक है। ये सिस्टर्ने के अंदर का जो लेयर है इसको ल्यूमिनल लेयर कहते हैं, जबकि जो बाहर का लेयर है, आउटर लेयर है, इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल लेयर कहते हैं, ठीक है। और इसी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल लेयर पे जैसा कि हम लोग को पता है कि जो अंदर में राइबोसोम्स होता है, सेल न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम्स होता है, वो राइबोसोम जब हमारे साइटोप्लाज्म में आता है तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी स्ट्रक्चर पे, मतलब एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्ट्रक्चर पे चिपका हुआ दिखाई देता है। इसी कारण से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। मतलब होता तो ये अलग स्ट्रक्चर का जरूर है, लेकिन जो राइबोसोम्स होता है इसके आउटर सरफेस पे आके, है ना, ये बात ध्यान रखना है, इनर नहीं आउटर वॉल पे या फिर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो सरफेस है उस पर आके चिपका हुआ होता है। इसीलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जबकि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम्स चिपका हुआ नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इन दोनों में दो डिफरेंस का पता चला। एक पे राइबोसोम्स चिपका होता है, एक पे नहीं होता है। दूसरा, एक का स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल है, एक का स्ट्रक्चर फ्लैट एंड है ना, चिपटा हुआ स्ट्रक्चर है, लंबा लंबा स्ट्रक्चर है। इसको सिस्टर्ने कहेंगे। इस स्ट्रक्चर का नाम है सिस्टर्ने, इसका नाम है ट्यूब्यूल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका बेसिक काम क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का काम करता है। मतलब हम ये जानते हैं राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। तो राइबोसोम्स एक याद करने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि राइबोसोम्स अगर इसके वॉल पे चिपका हुआ है तो मतलब जिसके वॉल पे चिपका हुआ है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद ये जो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होगा उसको ये एक बैग में पैक करता है, ठीक है। वो बैग कहाँ से आता है? ये क्या करता है, अपने ही सरफेस को ऐसे उभार लेता है। कहने का मतलब अपने ही सरफेस को ऐसे उभार लेता है और इसमें जो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन हुआ इसमें ये पैक करता है और बाद में पिंच ऑफ कर देता है, मतलब खुद से अलग कर लेता है, ठीक है। खुद से अलग करने पे ये मतलब ऐसा गोला जैसा दिखाई देता है ना, ऐसा गोला जैसा दिखाई देता है। और ये जो दिखाई देता है ना, ये इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होता है। इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये अंडाकार स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर में दिखाई देता है और नाम इसका हम देंगे वेसिकल्स। इसको वेसिकल्स कहेंगे। मतलब सिंथेसाइजेशन होने के बाद जो मटेरियल है वो वेसिकल्स में पैक हो जाता है। पैक होने के जैसा इसमें होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वैसा ही वर्क स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। बस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा
लिपिड्स और स्टेरॉइड का सिंथेसाइज होता है। लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसाइज होता है, उसके बाद इसी वेसिकल्स में पैक होता है। अब ये वेसिकल्स जो है ये हमारे गोल्जी बॉडी के पास चला जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो गोल्जी अपरेटस के पास चला जाता है या गोल्जी बॉडी के पास चला जाता है, और गोल्जी बॉडी ज़रूरत के हिसाब से जिस ऑर्गेनेल को, हमारे सेल के जिस हिस्से को ज़रूरत है वहाँ तक वो डिस्पैच का काम करता है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा बेसिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन और वर्क। इतना समझने के बाद अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं तो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब मैच्योर मैमल्स जो होता है, एक बात हम न्यूक्लियस पढ़ाने टाइम भी बताए थे कि जो मैच्योर मैमल्स होता है उसके अंदर आरबीसी के अंदर जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो उसी तरीके से जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से होगा। इसी तरीके से जितना भी मैच्योर मैमल है जिसमें आरबीसी, जितना भी मैच्योर मैमल का आरबीसी है उसके अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट बात में बताएं तो जैसे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे अंदर जो लीवर का सेल होता है उसमें जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहरीले पदार्थों को नष्ट करने का भी काम करता है। जैसे अगर मान लो कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह एंटर कर जाए हमारे बॉडी के अंदर कुछ कम अमाउंट में, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का भी काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा और क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक पाथवे बनाता है न्यूक्लियस से दूसरे सेल के न्यूक्लियस तक, है ना। कैसे? क्योंकि इसका स्टार्टिंग हिस्सा जो है वो सेल के इन्वेलप से जुड़ा हुआ है और एंड हिस्सा सेल के लास्ट वाले मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। फिर उसी तरीके से दूसरे सेल का लास्ट वाला हिस्सा यहाँ से जुड़ा होगा और स्टार्टिंग वाला हिस्सा उसके सेल न्यूक्लियस से जुड़ा होगा। तो इस तरीके से एक सेल न्यूक्लियस से दूसरे सेल न्यूक्लियस तक ये पाथवे का भी काम करता है ना। एक सेल न्यूक्लियस से दूसरे सेल न्यूक्लियस से ये रास्ता देने का काम करता है, या जो मटेरियल को डिस्पैच होना होगा यहाँ से वहाँ तक इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ से होते हुए जा सकता है। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक्स फंक्शन और स्ट्रक्चर था। उम्मीद है इससे कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।